चलो हेडिंग दो, प्रिज्मों का संयोग, प्रिज्मों का संयोग, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। हेडिंग दो सब। हेडिंग दिए, इधर क्या ये समझते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ये प्रिज्मों का संयोग दो प्रकार का होता है। पहला होता है वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। कहता है कि वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। वर्ण विक्षेपण रहित विचलन, इसका एक और नाम है प्रिज्मों का वर्णक संयोग। दूसरा नाम है इसका प्रिज्मों का अवर्णक संयोग। दूसरा होता है विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। तो प्रिज्मों का संयोग कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला होता है वर्ण विक्षेपण रहित विचलन, या इसको बोलते हैं प्रिज्मों का वर्णक संयोग। दूसरा होता है विद्यार्थी विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है कि इनका काम क्या है। पहला को फिर से समझो, कह रहा है कि वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। इसका मतलब कि वर्ण विक्षेपण नहीं होगा परंतु विचलन होगा। वर्ण का विक्षेपण नहीं होगा परंतु विचलन होगा। दूसरा कह रहा है कि विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। इसका मतलब ये हुआ कि विचलन नहीं होगा परंतु वर्ण का विक्षेपण होगा। विचलन नहीं होगा परंतु वर्ण का विक्षेपण होगा। ये बात समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए कि ये दो प्रकार का होता है। थोड़ा सा इसके नाम को नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते नोट कीजिए। सब होगा, लिखिए आप। इसके इंग्लिश में नाम लिखिएगा, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। विदाउट डिस्पर्सन। दूसरा को बोलते हैं डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। इंग्लिश में लिखोगे तो चलो देखो, इसको आप लोग लिख चुके हो, बोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप सुनिएगा आप लोग। नहीं समझ में आएगा तो हम फिर समझाएंगे उसको रोक कर।
पहला है विद्यार्थी वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। इसमें होता क्या है, कहता है कि प्रिज्मों का संयोग, हेडिंग है प्रिज्मों का संयोग, इसका मतलब एक से अधिक प्रिज्म हो गए। तो कहता है कि दो प्रिज्मों का वैसा संयोजन, दो प्रिज्मों का वैसा संयोजन जिसमें वर्ण का विक्षेपण नहीं होता है, वर्ण का विक्षेपण नहीं होता है परंतु वर्ण का विचलन होता है, तो उसे वर्ण विक्षेपण रहित विचलन कहते हैं, या प्रिज्मों का अवर्णक संयोग कहते हैं, प्रिज्मों का अवर्णक संयोग कहा जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। एक बार फिर से सुनिए, कहता है कि दो प्रिज्मों का ऐसा संयोजन, दो प्रिज्मों का ऐसा संयोजन जिसमें वर्ण का विक्षेपण नहीं होता है परंतु वर्ण का विचलन होता है, वर्ण का विचलन होता है, तो उसे वर्ण विक्षेपण रहित विचलन कहते हैं, या प्रिज्मों का वर्णक संयोग कहा जाता है। आ गया समझ में? चलिए लिखिए, पहला नंबर लिख कर डैश दीजिए। बोले देखिए, दो प्रिज्मों का ऐसा संयोजन, दो प्रिज्मों का ऐसा संयोजन जिनके द्वारा वर्ण का विक्षेपण नहीं होकर, जिनके द्वारा वर्ण का विक्षेपण नहीं होकर वर्ण का विक्षेपण नहीं होकर केवल वर्ण का विचलन होता है, केवल वर्ण का विचलन होता है, वर्ण का विचलन होता है, तो उसे वर्ण विक्षेपण रहित विचलन कहते हैं, तो उसे वर्ण विक्षेपण रहित विचलन कहते हैं, तो उसे वर्ण विक्षेपण रहित विचलन कहते हैं। या प्रिज्मों का, तो उसे वर्ण विक्षेपण रहित विचलन कहते हैं, या प्रिज्मों का अवर्णक संयोग भी कहते हैं, या प्रिज्मों का अवर्णक संयोग भी कहते हैं, या प्रिज्मों का अवर्णक संयोग भी कहते हैं। देख चुके हैं? आइए इसको समझा जाए। देखिए भैया, ये प्रिज्म जो है कांच के बने होते हैं, और कांच में भी कई प्रकार होता है। जैसे ये एक पहला प्रिज्म है और ये एक दूसरा प्रिज्म है जिसको उल्टा करके लगाया गया है। ये पहला प्रिज्म नाम दे रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं ये है बी और ये है सी। इसका नाम दे रहे हैं, सपोज कीजिए कि ये ए डैश या A1 है, A1 AC। पहला प्रिज्म होगा ABC, दूसरा होगा A1 नाम दे रहे हैं, पूरा नाम दे रहे हैं, देखिए ऐसे नाम दे रहे हैं A1 B1 और C1, ये पूरा नाम। दूसरे के लिए, पहले के लिए है ABC, दूसरे के लिए है A1 B1 C1। ये पहला जो है क्राउन कांच, क्राउन कांच का बना है, मान लेते हैं क्राउन कांच का बना है, ये क्राउन कांच का बना है प्रिज्म। इसका अपवर्तक कोण A है, दूसरे का अपवर्तक कोण, ये दूसरा जो प्रिज्म है
इसका अपवर्तक कोण ए डैश है। कितना है? ए डैश। मान लेते हैं कि ये फ्लिंट कांच का बना है, फ्लिंट कांच। ये फ्लिंट कांच का बना है। अब इसमें हम लोग को समझना है कि वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। वर्ण विक्षेपण रहित मतलब दो प्रिज्मों को कैसे संयोजित करते हैं? एक सीधा रहेगा तो दूसरा उल्टा रहेगा, एक सीधा रहेगा तो दूसरा उल्टा रहेगा, तभी जाकर वर्ण विक्षेपण रहित विचलन होगा या विचलन रहित वर्ण विक्षेपण होगा। प्रत्येक स्थिति में दोनों प्रिज्म एक दूसरे के उल्टे होने चाहिए, एक दूसरे से विपरीत मतलब उल्टा होकर और संपर्क में होना चाहिए। अब थोड़ा सा समझिए, देखिए कैसे। जैसे मान लेते हैं कि ये श्वेत प्रकाश है, ये कौन प्रकाश है? श्वेत प्रकाश। अब ये श्वेत प्रकाश पहले प्रिज्म पर आपतित हुआ है, तो ये 7 अवयवी रंगों में विभक्त होगा, अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त होगा। हम 3 को दर्शा रहे हैं, 3 को दर्शा रहे हैं। सबसे ऊपर जो है लाल होता है, सबसे नीचे बैंगनी होता है, बीच में पीला होता है। तो 3 को दर्शा रहे हैं अच्छा लगने के लिए, ताकि फिगर अच्छा लगे, फिगर समझ में आए, इसलिए 3 ही को दर्शा रहे हैं। आप इच्छा करें तो 7 को दर्शा सकते हैं। तो ये नीचे वाला बैंगनी होगा, बीच वाला पीला होगा और ये ऊपर वाला लाल होगा। अब ये जो अपवर्तित हुआ, ये जो किरणें अपवर्तित हुआ, तो अपवर्तन के बाद फिर इसको आपतित हुआ दूसरे प्रिज्म पर, और दूसरे प्रिज्म पर जब आपतित हुआ तब फिर अपवर्तन के बाद ये क्या हो गए कि मिल गए। अपवर्तन के बाद क्या हो गए? ये मिल गए, और मिल गए उसके बाद देखिए, अगर सपोज कीजिए कि ये प्रिज्म नहीं होता, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये श्वेत प्रकाश ऐसे ही जाता, ऐसे जाता। लेकिन इस प्रिज्म के आने से क्या हुआ कि जैसे ही श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म पर आपतित हुआ तो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो गया। फिर 7 अवयवी रंगों में विभक्त होने के बाद यही अपवर्तित किरण इस दूसरे प्रिज्म के लिए आपतित किरण का कार्य करती है। पुनः अपवर्तन के बाद ये मिलकर श्वेत प्रकाश में बदल गया, श्वेत प्रकाश में। तो क्या वर्ण का विक्षेपण हुआ? फाइनली वर्ण का विक्षेपण हुआ? विद्यार्थी, फाइनली वर्ण का विक्षेपण नहीं हुआ। श्वेत प्रकाश से लास्टली ये श्वेत प्रकाश में ही बदल गया। इसका मतलब कि वर्ण का विक्षेपण नहीं हुआ, वर्ण अपने अवयवी रंगों में फाइनली नहीं बटा, वर्ण अपने अवयवी रंगों में फाइनली नहीं बटा। अर्थात हम इस प्रकार से जो विचलन होता है इसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। वर्ण विक्षेपण रहित विचलन मतलब इसमें वर्ण का विक्षेपण नहीं होगा परंतु विचलन होगा। ये प्रकाश की किरण, अब ये श्वेत प्रकाश ऐसे चला गया और ये इनके बीच का विचलन हो गया कुल विचलन बड़ा डी। मान लेते हैं ये कुल विचलन कितना है? बड़ा डी। ऐसे चला गया, ये भी श्वेत प्रकाश है। तो फिगर स्पष्ट हो गया। इसमें क्या हुआ एक बार फिर से समझ लीजिए। वर्ण विक्षेपण रहित विचलन में कि दो प्रिज्मों को एक दूसरे के विपरीत करके व्यवस्थित किया जाता है। पहले का अपवर्तक कोण ए है, दूसरे का ए डैश है। जब पहले प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो अपवर्तन के बाद श्वेत प्रकाश 7 अवयवी रंगों में विभक्त होता है। यही अपवर्तित किरण दूसरे प्रिज्म के लिए आपतित किरण का कार्य करते हैं। पुनः अपवर्तन के बाद वे 7 रंग श्वेत प्रकाश में बदल जाते हैं। इस प्रकार से फाइनली जो है अंततः वर्ण का विक्षेपण न होकर केवल वर्ण का विचलन होता है, जिसे हम लोग वर्ण विक्षेपण रहित विचलन कहते हैं। समझ में आया? इसमें कुल विचलन हमने कितना माना है? डी। कितना माना है? डी। क्या इतना समझ में आ गया? बोलिए। चलिए फिगर को बनाइए आप लोग। चल रहा है? देखो विद्यार्थी, इतना समझ में आ गया ना? अब इसमें क्या है कि कुल वर्ण का विक्षेपण नहीं होता है। तो वर्ण का विक्षेपण नहीं होता है, इसका मतलब वर्ण विक्षेपण का मान 0 होगा। वर्ण विक्षेपण का मान क्या होगा? 0 होगा।
तो याद करो कोणीय वर्ण विक्षेपण हम पढ़ाए थे कि किन्हीं दो रंगों के विचलन के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहा जाता है ना। बोलो। अब देखो थोड़ा सा हम लोग इसमें निकालेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान शून्य होता है, वहां से कुछ कंडीशन निकलेगा और वो कंडीशन आप लोग को याद रखना। देखो हम सबसे पहले लिखते हैं एक नंबर में क्राउन कांच के लिए मैथमेटिक्स, क्राउन कांच के लिए तो क्राउन कांच के लिए हम लिखेंगे बैगनी रंग, बैगनी रंग का विचलन। तो लिखेंगे विद्यार्थी यहां से म्यू भी माइनस 1 इंटू ए। विचलन कोण बराबर सूत्र होता है डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1 इंटू ए। बैगनी रंग दिए हैं इसलिए यहां भी म्यू भी लिखे -1 इंटू इसका अपवर्तक कोण ए है, कोई दिक्कत। अब देखो फिर उसके बाद लिखते हैं लाल रंग के लिए, तो डेल आर बराबर म्यू आर -1 इंटू ए। फिर लिखेंगे पीला रंग के लिए, माध रंग के लिए, तो लिखेंगे म्यू वाई -1 इंटू ए, म्यू वाई -1 इंटू। आप इसको चाहे तो पीला रंग नहीं भी दे सकते हैं, सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी लिखिए आप लोग थोड़ा सा अच्छा लगने के, इसमें कहीं दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहां से हम लिख रहे हैं वर्ण विक्षेपण। क्या लिखेंगे? वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण यहां से लिखेंगे, इसलिए लिख रहे हैं थीटा। क्या लिख रहे हैं? थीटा को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। थीटा को कौन वर्ण विक्षेपण? कोणीय वर्ण विक्षेपण। कल ही बताए थे थीटा बराबर डेल बी माइनस डेल आर होता है, डेल बी माइनस डेल आर होता है। तो हम लिखेंगे यहां से कि डेल भी माइनस डेल आर, और वैल्यू लिखेंगे डेल भी का वैल्यू देखो इतना है, यहां से म्यू भी -1 इंटू ए, उसके बाद माइनस यहां से है म्यू आर की जगह, सॉरी डेल आर की जगह म्यू आर -1 इंटू यही है ना। इसको विद्यार्थी जब हल किए थे, हल करेंगे तो देखो क्या होगा, इसमें गुना करो म्यू भी में ए से, तो म्यू भी इंटू ए होगा, माइनस में ए होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस होगा, म्यू आर में ए से गुना करो तो म्यू आर इंटू ए होगा, माइनस में म्यू आर इंटू ए, माइनस माइनस प्लस होगा, और ये हो जाएगा ए से ए कट जाएगा, जो बचेगा वो आंसर होगा। क्या इतना समझ में आया? बोलो इतना लिखो फिर बताते हैं। देखो इतना होगा ना, तो म्यू भी ए माइनस म्यू आर ए, और ये ए प्लस ए माइनस ए कट जाएगा। अब यहां से क्या होगा वो देखो, यहां से देखो, यहां से लिखेंगे, हला नहीं करो, देखो लिखेंगे थीटा बराबर म्यू भी इंटू ए माइनस म्यू आर इंटू ए। यहां से विद्यार्थी ए कॉमन है, तो लिखेंगे थीटा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू में कितना ए होगा, ये होगा ना। ये क्राउन कांच के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण है। इतना समझ में आया? इतना नोट कीजिए, फिर फ्लिंट कांच के लिए लोग निकालेंगे और डायरेक्ट लिखेंगे थोड़ा सा। चलिए नोट कीजिए ये 2 लाइन, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको लिख लीजिए, बोलो लिख चुके हैं। अब देखो ये आ गया थीटा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। अब लिखेंगे फ्लिंट कांच के लिए, तो फ्लिंट कांच के लिए लिखेंगे ये होगा फ्लिंट कांच, ध्यान देना, फ्लिंट कांच के लिए ये होगा विद्यार्थी, इसको मान ले रहे हैं थीटा डैश। क्या मान ले रहे हैं? थीटा डैश। और इसको लिख रहे हैं डेल भी डैश, डेल भी डैश मतलब बैगनी रंग का विचलन। देखिए इसको हम यहाँ ए डैश दिए है ना, इसीलिए हम डैश डैश दे रहे हैं पहचानने के लिए। ये फ्लिंट का दूसरा प्रिज्म है, तो पहला में बिना डैश का और दूसरा में डैश वाला,
बस समझने के लिए कि ये दूसरा प्रिंट है। तो लिखेंगे थीटा डैश बराबर डेल वी डैश माइनस डेल आर डैश, कितना हो जाएगा। इसका जब वैल्यू जब हम लोगों ने हल किया था बिना डैश में तो आया था इतना म्यू भी माइनस म्यू आर, इंटू में ए आया था, इंटू में क्या आया था लेकिन यहाँ पर दूसरे के लिए ए डैश होगा और बाकी सब में डैश डैश होगा, बाकी सब में क्या होगा। तो ये फ्लिंट कांच के लिए होगा, किस कांच के लिए होगा, फ्लिंट कांच के लिए। अब कह रहा है कि वर्ण विक्षेपण नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कि कुल कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान शून्य होना चाहिए, वर्ण विक्षेपण नहीं होना चाहिए। तो नहीं होगा इसका मतलब उसका वैल्यू 0 होगा, इसका मतलब कुल कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान शून्य होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। देखो कैसे हम निकालेंगे, इस फिगर की आवश्यकता नहीं है, फिगर को मिटा दें। देखो लिखेंगे विद्यार्थी वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए, वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए शर्त, क्या शर्त होगा कि थीटा प्लस थीटा डैश बराबर शून्य होना चाहिए। थीटा बराबर अभी भी मिला था, थीटा डैश बराबर भी मिला है, इन दोनों का योगफल का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो लिखेंगे यहां से कि म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू में लिखेंगे ए प्लस, यहां से लिखेंगे म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश और इंटू में लिखेंगे विद्यार्थी ए डैश और ये बराबर क्या होना चाहिए, 0। इसको समझिए, ये बराबर 0 होना चाहिए। अब देखिए विद्यार्थी थोड़ा समझिएगा, अब ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहां से लिखेंगे म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू में ए बराबर, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो लिखेंगे माइनस ऑफ म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू में ए डैश। अब ये वाला वैल्यू जो है ये गुना में है, इसको इधर लाएंगे तो ये भाग में होगा, और ये वाला गुना में है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये भी भाग में होगा। क्या इतना समझ रहा है, प्रोसेस समझ रहा है, तो कुछ है नहीं, बस प्रोसेस समझना है। ऐसे अगर पढ़ाया जाए, नॉलेज ना हो पढ़ाया जाए तो काफी कष्ट होगा, समझ में नहीं आएगा, किसी विद्यार्थी में नहीं आएगा, तरीका से नहीं पढ़ाया जाए तो हम लोग तरीका से चल रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा तो समझ में आएगा। देखिए ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में होगा, ये भी गुना में उधर जाएगा तो भाग में होगा, यहां से लिखेंगे, इसीलिए ये तो इधर ही रहेगा, तो ए बटा ए डैश होगा, ए बटा ए डैश बराबर ये गुना में था उधर जाएगा तो भाग में, तो लिखेंगे म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश और बटा में होगा, ये माइनस पहले से था इसमें, बटा में होगा म्यू भी माइनस म्यू आर, इतना ही होगा। क्या देखिए तो होगा नहीं इतना, ये होता है शर्त, वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए शर्त होता है कि दोनों अपवर्तक कोणों का अनुपात, दोनों अपवर्तक कोणों का अनुपात कितना होता है, तो म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश बटा म्यू भी माइनस म्यू आर डैश। कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस कैसे पकड़ेंगे, कैसे याद करने का तरीका क्या होगा। अगर ऊपर में ए लिखते हैं, अगर ऊपर में ए लिखते हैं तो इधर में डैश वाला लिखेंगे, अगर इसको ऊपर में बाय द वे आप लिखते हो तो ऊपर में बिना डैश वाला लिखोगे, जस्ट अपोजिट। यही कॉमन सेंस है पकड़ने का, कैसे याद रखोगे, भूल भी गए तो कैसे याद कर लेंगे, कैसे उसको लिख देंगे तो सही हो जाएगा। तो कॉमन सेंस की बात कि अगर ऊपर में इधर ए लिखते हैं बिना डैश वाला तो इधर ऊपर में डैश वाला, और नीचे में डैश वाला तो नीचे बिना डैश वाला, जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा है। ये कॉमन सेंस है, आया समझ में, बोलो। ये दो अपवर्तक कोणों का अनुपात आया इतना। एक बात और स्पष्ट कर लो, यहाँ देखो क्या आया है, इसको समझ लो, ये माइनस आया है, क्या आया है, इसका अर्थ ये हुआ
कि माइनस आया है तो इसका अर्थ ये हुआ कि वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए एक प्रिज्म को सीधा रखना पड़ेगा तो दूसरे प्रिज्म को उल्टा करके रखना पड़ेगा, और हम लोगों ने वैसे ही रखा था। हम तो अंदाज पे रखे थे, ऐसे एक मैंने एज्यूम किए थे कि वैसा रख रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो बात सही है, क्या वास्तव में वैसा ही रखेंगे, ये बात ये मैथमेटिक्स बताएगा। ये माइनस आ रहा है तो ये बात बता रहा है कि एक प्रिज्म को सीधा रखना पड़ेगा तो दूसरा प्रिज्म को उल्टा रखना, और हम लोगों ने वैसा ही रखा था। आया बात समझ में? तो हम रखे थे पहले से ये ना जानते हुए कि ऐसा रखेंगे, क्या वो सही है कि गलत है, इस बात के बारे में ये माइनस बता रहा है कि एक प्रिज्म सीधा रहेगा तो दूसरा प्रिज्म उल्टा रहेगा। आ गया समझ में? बोलो। चलो नोट कर लो फिर आगे बढ़ो। चलिए, ये हम लोगों ने देखा कि वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए शर्त कि थीटा प्लस थीटा डैश बराबर 0 होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि कुल विचलन का वैल्यू कितना होता है। कुल विचलन का वैल्यू कितना होता है उसको देखेंगे हम लोग। नेट डेविएशन हेडिंग दीजिए, कुल विचलन। कुल विचलन कुल विचलन लिख रहे हैं विद्यार्थी, देखो कुल विचलन, इसको कह रहे हैं कुल विचलन को डेल्टा डी कह रहे हैं। और पहला में विचलन था, मान लेते हैं कि पहला में डेल्टा था, दूसरा में डेल्टा डैश, दूसरा में डेल्टा डैश है। तो विद्यार्थी डेल्टा बराबर हम लोग जानते हैं, देखो ध्यान देना, डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। विचलन कोण प्रिज्म के लिए यही होता है। पहला के लिए अपवर्तक कोण तो ये था, लेकिन दूसरा के लिए अपवर्तक कोण डैश क्या था, डैश था। तो देखो लिखते हैं प्लस म्यू माइनस 1 इंटू ए डैश, ऐसा लिखेंगे। बोलो इसमें कहीं दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा समझो, हम क्या कर रहे हैं कि इसमें से हम इसको इस पार्ट को कॉमन ले रहे हैं। समझना है यार, बहुत क्विकली समझना है, यहाँ बहुत मैंने कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। इस म्यू माइनस 1 इंटू ए को कॉमन लेना चाहे, कॉमन कब लेंगे जब यहाँ ये होगा, ऑलरेडी यहाँ मौजूद होगा, तब कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने का दो तरीका है। एक तो आप डायरेक्ट कॉमन लोगे तो समझ जाओगे कि ये वाला वैल्यू यहाँ नीचे में आ जाएगा, या दूसरा तरीका है कि यहाँ को क्या करेंगे, ऊपर में इतना से गुना और फिर नीचे में इतना से गुना, तो कट के 1 हो जाएगा, फिर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो तुम दोनों में से कोई मेथड अपना सकते हो, हम तुमको समझाने के लिए गुना भाग करेंगे थोड़ा सा। देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको यहां से लिख रहे हैं डी बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, प्लस में लिखेंगे म्यू माइनस 1 इंटू ए डैश, म्यू माइनस 1 इंटू ए डैश, ऐसा लिखेंगे। इसको थोड़ा सा हम म्यू डैश कर दे रहे हैं, या ऐसा ही लिख रहे हैं म्यू माइनस 1 इंटू ए डैश, ये अलग अलग टर्म हो गया। या ऐसा ही म्यू डैश लिख रहे हैं, ये म्यू डैश में क्या हो जाएगा, म्यू डैश। अब देखो यहाँ गुना कर रहे हैं म्यू माइनस 1 इंटू ए, और बट्टा में लिख रहे हैं म्यू माइनस 1 इंटू एस। ये कट का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इससे क्या होगा कि आसानी से हम इतना को कॉमन ले सकते हैं। जब इतना ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू कॉमन ले लेंगे तो ये इजी हो जाएगा हम लोग के लिए। देखो क्या, तो लिखेंगे डी बराबर कॉमन लो, म्यू माइनस 1 इंटू ए को जब कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 1, क्या बचेगा प्लस, यहाँ बचेगा म्यू डैश माइनस में 1 इंटू में ए डैश, और बटा में म्यू माइनस 1 इंटू में ए इंटू में। बोलो इतना समझ में आया है? इतना नोट करो फिर बताते हैं। देखो विद्यार्थी थोड़ा सा समझते हैं। हम लोग
लोग अभी अभी देखे थे, ध्यान देना, चूंकि ए बटा ए डैश बराबर था माइनस ऑफ म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश बटा में म्यू भी माइनस म्यू आर, यही था ना। अब देखो यहाँ क्या है, ए डैश बटा ए है। एक काम करो, इसको भी ऊपर है, इसको नीचे, इसको ऊपर, इसको नीचे कर दो, ताकि हमको ए डैश बटा ए का वैल्यू मिल जाए। और फिर यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो फिर सेटिंग होगा, कुछ मिलेगा। देखना, इसीलिए लिख रहे हैं ए डैश बटा ए बराबर माइनस ऑफ म्यू भी माइनस म्यू आर, और बटा में लिखेंगे म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश, इतना हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, देखो इस वैल्यू को यहां शिफ्ट करो, यहां शिफ्ट करो, ए डैश बटा ए के बदले में शिफ्ट करेंगे कुछ मिले। देखो क्या होगा, अब लिखेंगे इसीलिए डी बराबर डेविएशन, कुल डेविएशन बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, इंटू में लिखेंगे 1 प्लस लिखेंगे म्यू डैश माइनस में 1, और बटा में लिखेंगे म्यू माइनस 1 इंटू में ए डैश बटा ए के बदले में देखो क्या लिखेंगे, ए डैश बटा ए के बदले में इतना लिखेंगे, लिखेंगे माइनस म्यू भी माइनस म्यू आर, और बटा में म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश। बोलो यही होगा ना, यही होगा। अब देखो सेटिंग करते हैं इसको, यहाँ पर समझना, यहाँ पर ये माइनस प्लस क्या होगा, बोलो माइनस, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इतना समझ रहे हो। अब देखो, अब थोड़ा सा समझो, हम लोगों ने एक बात सीखा था कि चूंकि ओमेगा बराबर वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर, ऐसा सीखा था, म्यू भी माइनस म्यू आर और बटा में म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1, हम लोगों ने इतना सीखा था, म्यू भी माइनस म्यू आर बटा में म्यू माइनस 1। यहाँ खोजो म्यू भी माइनस म्यू आर कहाँ है, म्यू भी माइनस म्यू आर बटा में म्यू माइनस 1 है। ये तो सेटिंग हो रहा है कि ये सिंपल ओमेगा है, ये क्या है, देखिए इसको भी सेटिंग करना है, इन दोनों को भी सेटिंग करना है, इसको भी हम सेटिंग करेंगे। इतना तो समझ रहे हैं ना, ओमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस 1, इतना समझ रहे हो। इसके आगे बताते हैं, फिलहाल चल देखो, चल रहा है, देखो है, सुनो, यहां से थोड़ा सा सेटिंग करते हैं, थोड़ा सा सेटिंग समझ लो, 2 लाइन 3 लाइन नेक्स्ट बार देखो, देखो तो देखो विद्यार्थी, लिखेंगे इसीलिए डी बराबर फुल डेविएशन म्यू माइनस 1 इंटू में लिखेंगे ए इंटू 1। देखो यहाँ माइनस प्लस माइनस, माइनस पहले लिख दे रहे हैं, उसके बाद सेटिंग देखो, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, क्योंकि देखो म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस 1 ये एक साथ है, एक साथ लिखेंगे, लिखेंगे म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू 1 बटा में म्यू माइनस 1, ये एक साथ लिख दिए। अब थोड़ा सा समझना है, देखो ये तो बटा में है ना, ये किस में है, ये टर्म बटा में है, इस टर्म को बटा में लिखो, 1 बटा म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश, ये बटा में लिख दिया ना हमने। ये तो बटा के ऊपर था, देखिए यहां देखो जरा, ये हमेशा नीचे होना चाहिए, तब ना जाकर ओमेगा होगा। ये बिना डैश वाला है तो ओमेगा है, अगर डैश डैश आएगा तो क्या होगा, बोलो ओमेगा डैश क्या होगा, तो ओमेगा डैश के लिए तो ये वाला वैल्यू, ये डैश वाला वैल्यू नीचे होना चाहिए, जबकि ऊपर है, कहा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे सेटिंग करके हम लिख सकते हैं म्यू डैश माइनस म्यू 1, और ये वैल्यू फिर ऊपर चल जाएगा, मेन बटा ये है, मेन बटा ये वैल्यू फिर ऊपर नहीं चल जाएगा, चल जाएगा। तो उस स्थिति में देखो क्या होगा, ये वैल्यू ऊपर चल जाएगा, आप सेटिंग करके लिख देते हैं, देखो लिख
लिखेंगे इसलिए कुल डेविएशन बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए इंटू में लिखेंगे 1 माइनस इतना बराबर होगा विद्यार्थी ओमेगा, और इंटू में लिखेंगे 1/, इतना बराबर होगा ओमेगा डैश। थोड़ा सा इसको सजा के लिखते हैं, देखो सजा के लिखते हैं डेविएशन बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए इंटू में लिखते हैं 1 माइनस ओमेगा बटा में ओमेगा डैश। यही होता है कुल विचलन का वैल्यू। अवर्णक संयोग के लिए कुल विचलन का वैल्यू होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए इंटू 1 माइनस ओमेगा बटा ओमेगा डैश। आया समझ में? इसको आप लोग को याद रखना है, घर पे 2 बार 4 बार देख कर लिखोगे समझ में आ जाएगा। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नोट करो।